डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार का प्लेन हुआ हादसाग्रस्त। प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन। पीएम मोदी ने अजित पवार के निधन पर जताया दुख। अजित पवार का कल होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुआ बजट सत्र का आगाज। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने विरासत और विकास का दिया संदेश। पहली बार रविवार को पेश होगा आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार पेश करेंगी बजट। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। बिहार के भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती। गाजीपुर में यूजीसी के नए नियम के विरोध में अनोखा प्रदर्शन। लोगों ने कफन बांधकर जताया विरोध। दर्जनों लोग सिर और गले में कफन बांधकर पहुंचे शमशान घाट। सरकार ने यूजीसी के नए नियम को वापस लेने की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर जा रहा एक विमान बारामती में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में अजित पवार सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश की घटना हुई। अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया। अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत करके जानकारी ली है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम फडणवीस से बात करके हादसे की जानकारी ली। अजित पवार का अंतिम संस्कार कल बारामती में होगा। मतलब ये अभी भी यकीन नहीं होता कि ऐसा हुआ है। अनबिलीवेबल। जिस तरीके से आज सुबह समाचार में ये जानकारी मिली कि संभवतः ऐसी घटना घटी है जो प्लेन क्रैश हुआ है बारामती के समीप, आज भी अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। अजीत पवार जी से महाराष्ट्र के ही नहीं देश के बड़े नेताओं में उनको शामिल किया जाता था। उनकी ज़मीन से जुड़े रहने की उनकी सोच, हमेशा लोगों के साथ रहने की उनकी सोच ने उनको एक बड़े स्तर का नेता और गरीबों के कल्याण की सोच रखने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बनाई। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है। डीजीसीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं। मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा वो अलाइन करके I'll give a statement later. अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अजित पवार का सियासी सफर। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा। शरद पवार के सियासी वारिस बनकर उभरे। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में जन्म हुआ। शरद पवार के बड़े भाई अनंत राव पवरा के बेटे हैं अजित पवार। बारामती से अजित पवार ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर 1982 में राजनीति में कदम रखा। 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुने गए। 1995 में पहली बार पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। बारामती से 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में विधायक बने। अजित पवार अपने 45 साल के सियासी सफर में एक बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले हैं। साल 2019 के बाद अजित पवार की राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रही। 2019 में 2 अलग-अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। अजित पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। अजित पवार पहली बार साल 2010 के नवंबर महीने में उप मुख्यमंत्री बने थे।
शरद पवार से सियासी वारिस के बाद विवाद के बाद अजित पवार ने अपनी अलग सियासी राह चुन ली थी। एनसीपी के तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए थे। 2023 में अजित पवार ने पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लिया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति के संसद पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में देश की विरासत, इतिहास और सांस्कृतिक एकता को याद किया। उन्होंने कहा कि देश ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया। वहीं बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के लिए उन्हें योगदान को याद किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत किया। उन्होंने कहा कि भारत रत्न भूपेश हजारिका की जयंती के आयोजन ने पूरे देश को संगीत और एकता के सूत्र में बांध दिया। राष्ट्रपति ने बताया कि देश भर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देशवासी इस महान रचना के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रति नमन कर रहे हैं। उन्होंने संसद के सभी सांसदों को बधाई दी कि संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की गई, जो देश की सांस्कृतिक चेतना को और मजबूत करती है। इस बार के बजट सत्र में कई चीजें खास हैं। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब आम बजट को रविवार को पेश किया जाएगा। 1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 13 फरवरी से 9 मार्च तक अवकाश रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026 प्रस्तुत करेंगी। संसद में 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जो इस बार आम बजट से 3 दिन पहले लाया जा रहा है। यह भी अपने आप में एक नया प्रयोग माना जा रहा है। सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। इससे करदाताओं की एक एक पाई देश के विकास और जन कल्याण से खर्च हो रही है। भारत आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। जल, थल, नभ हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि आज से 2500 वर्ष पहले यह जनपद जिनके नाम पर बना, राजकुमार सिद्धार्थ उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। वो जीवन की वास्तविकता को जानने निकले गए। गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में पहला उपदेश दिया। सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किया। इस मौके पर सीएम योगी ने अजित पवार के निधन पर दुख जताया और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजित पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजित पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।
भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में गौमाता की महत्ता को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाली फीचर फिल्म गोदान जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाली है। कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का ट्रेलर आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय सदस्य अजीत महापात्र, फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक विनोद चौधरी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सनातन संस्कृति में गाय को अत्यंत पूजनीय माना गया है और इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। उन्होंने कहा कि गाय का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। मवेशियों के चारे की राशि बढ़ाकर 35 रुपए की गई। वहीं गौशालाओं के लिए केपी मद की राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्राकृतिक खेती की अत्यधिक आवश्यकता है, जो गौपालन के माध्यम से ही संभव है। सीएम ने विश्वास जताया कि फिल्म गोदान समाज में गौमाता के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगी और लोगों को जागरूक करने का सशक्त माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि फिल्म के रिलीज होते ही इसे राज्य में टैक्स फ्री किया जाएगा। साथ ही फिल्म से होने वाले आय का एक हिस्सा गौशाला समितियों को दिया जाएगा। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें गौ संरक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, जिससे आज की तार्किक और आधुनिक पीढ़ी भी इसे आसानी से समझ सके। 13 दिन पहले जमशेदपुर से किडनैप हुआ युवा एंटरप्रेन्योर कैरव गांधी की आज सुबह 4:30 बजे आखिरकार अपने घर वापस हो चुकी है, जिसके अपहरण कांड से संबंधित अनुसंधान के क्रम में जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी के दबाव में आकर अपहरणकर्ता ने कैरव को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी। हालांकि सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले की पुलिस टीमों को सतर्क किया गया और संभावित मार्गों पर उन्हें तैनात किया गया। बहरहाल लगातार बढ़ते पुलिस दबाव और रंगे हाथ पकड़े जाने की आशंका के चलते अपहरणकर्ताओं ने जीटी रोड पर चौपारण बरही खंड के बीच रास्ते में ही कैरव को छोड़कर आज मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कैरव को सकुशल बरामद किया और उनके परिजनों के आग्रह पर उन्हें सुरक्षित रूप से उनके आवास तक पहुंचाया। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी अभी भी जारी रखी गई है और अग्रतर कार्यवाही की जानकारी भी समय समय पर दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने इससे पूर्व रविवार को कैरव के परिवार से मुलाकात की थी और साथ ही जमशेदपुर एसएसपी से इस घटना के क्रम में हो रही कार्यवाही की खुद से जानकारी ली थी और कई दिशा निर्देश भी दिए थे। मालूम हो कि इससे पहले कैरव के परिजनों को इंडोनेशिया के नंबर से फोन पर अपहरणकर्ताओं द्वारा 10 करोड़ रुपए की मांग भी की गई थी। भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल और सख्त कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मेटल डिटेक्टर के जरिए जांच की जा रही है। वहीं बम निरोधक दस्ता और इस डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है। धमकी की सूचना मिलते ही व्यवहार न्यायालय परिसर में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार और सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह पहुंचे और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। वहीं ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है। फिलहाल कोर्ट परिसर पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। देखिए, हम लोगों को ऐसा कोई अभी लिखित रूप से किसी चीज़ के लिए कोई मतलब सूचना नहीं दी गई है, लेकिन हम लोगों का एक ये था कि कोर्ट में जो है काफ़ी दिन से जो है सुरक्षा की ड्रिल जो है नहीं की गई थी, तो उसी को लेकर जो है डिस्ट्रिक्ट जज साहब से आज बात हुई थी। तो उसी के क्रम में आज हम लोग वहाँ पे एक विस्तृत रूप से जो है कोर्ट के हर परिसर का, हर रूम का, हर जो एरिया है उसका एक सैनिटाइजेशन पूरा कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग हर तरीके की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए जो हमारा जो स्निफर डॉग वगैरह है, जो हमारे DSMD है, तो जो भी हमारे सुरक्षा के चेक करने के जो तंत्र हैं जो है सुरक्षा संबंधित, उसके माध्यम से हम लोग जो है
संपूर्ण कोर्ट परिसर को मानने वाला जो परिसर है उससे एक तरफ से पूरा सर्च कर रहे हैं, रूम्स बाहर जो भी प्लेसेस हैं सबको, कि जिससे कि वो पूरा सैनिटाइज हो जाए और उसके बाद वहाँ पे रेगुलर जो न्यायिक जो प्रक्रिया है, कार्य जो है प्रतिदिन का, वो आरंभ कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी कानून को लेकर छात्रों में असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय छात्र पंचायत से जुड़े छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि इस नए कानून से उच्च शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा और छात्रों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि यह केवल किसी एक संगठन का मुद्दा नहीं बल्कि देश भर के छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है। इसी क्रम में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया और निष्पक्ष समीक्षा की अपील की। छात्रों ने स्पष्ट किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की अनदेखी हुई तो आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर आगे की प्रक्रिया का भरोसा दिलाया है। बिल्कुल ये राजनीति से प्रेरणा है, क्योंकि छात्र सरनेम नहीं जानता है। हम लोग एक टिफिन में साथ में खाते, हमें सरनेम नहीं पता होता है कि हमारा दोस्त कौन है। हमारे साथ ये अंकित निषाद है, अभय वर्मा है, ये सब लोग भी हैं। इन सब से भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। सरकार छात्रों के हित में बता रही है, ये बिल्कुल सामान, मैं कह रहा हूँ ना, एक है तो सेफ है, ये प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब छात्रों के अंदर जहर घोलने का काम करे, ये राजनीति से प्रेरणा की बिल्कुल ये काला कानून है, और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन प्रदर्शन सड़कों पे करते रहेंगे। यूजीसी एक्ट के विरोध में सैदपुर क्षेत्र के जौहरगंज स्थित शमशान घाट पर समाज सेवियों ने एक अनोखा और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। समाज सेवी मनोज सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोग सिर और गले में कफन बांधकर शमशान घाट पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी एक्ट आम जनता और युवाओं के हितों के खिलाफ है, इसलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। समाज सेवियों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया और अपने विरोध को गंभीरता से सामने रखा। इस दौरान समाज सेवी मनोज सिंह ने कहा कि जब तक सरकार यूजीसी एक्ट कानून को वापस नहीं लेती, तब तक इस तरह के शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। समाज में लगातार फैलाया जाता रहा है। इसको लेकर के एक यूजीसी कानून, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाया गया, और यह जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कानून है। यह काला, मतलब हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस हमारी है, और हम 1950 में हमारा संविधान का कानून ड्राफ्ट हुआ था, लेकिन आज हम 75 साल के बाद भी अगर इस प्रकार की चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जा रही है लगातार, तो इसको लेकर के हम लोग प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। और सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो हमने कफन बांध लिया है, कफन ओढ़ लिया है। मरना तो उतना ही एक दिन है, लेकिन सरकार से दो हाथ करके मरेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा कर मरेंगे। टिहरी झील के मनोरम तट पर स्थित कोटी कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में विश्व के 11 देशों से आए 57 प्रतिभागी खिलाड़ी अपनी रोमांचक एक्रोबैटिक एवं साहसिक खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। फेस्टिवल का शुभारंभ टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय एवं जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का उद्देश्य टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करना है। एक्रो फेस्टिवल के माध्यम से एरियल सिल्क, एरियल हुप, स्कैप लाइन, पैरा संबंधित एक्रोबैटिक खेलों सहित विभिन्न रोमांचक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंच रहे हैं। उद्घाटन समारोह में विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि टिहरी झील साहसिक खेलों के लिए अपार संभावनाओं से भरपूर है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से न केवल क्षेत्र की पहचान वैश्विक स्तर पर बनेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। वहीं जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजन को सफल बनाने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल के आयोजन से टिहरी जनपद में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। तब चाहे एक्रो फ्लाइंग का हो, तब चाहे पैराग्लाइडिंग का हो, तब चाहे वाटर स्पोर्ट्स हो,
अच्छी बात यह है कि उसमें हमारे स्थानीय युवाओं को जो है और हमारी बेटियों को अवसर मिल रहा है। आज का बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय जिसमें कि बाहर के बहुत से देश आ रखे हैं, उससे एक गौरव उत्तराखंड को भी मिलता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा इंतजाम जो है हमारे जिलाधिकारी और हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने किया है। उनको साधुवाद और बहुत बधाई, और इसको हम और आगे बढ़ाने का काम करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।